चलिए हम आगे देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे जो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। तो हम इसको आदर्श विज्ञान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसमें ऐसा क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आदर्श विज्ञान की जब बात होती है तो जो अर्थशास्त्री होते हैं वो अपने जो विचार होते हैं, अपने सुझाव होते हैं, उनको देते हैं। जैसे कि मैं वास्तविक विज्ञान में देखा था कि वास्तविक विज्ञान सिर्फ क्या बताता था कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को बताता था, किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है, चाहे वो उपभोग से संबंधित हो, चाहे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वितरण से, चाहे राजस्व से। लेकिन जो आदर्श विज्ञान है वो उन स्थितियों के साथ साथ वो एक आदर्श विचार प्रस्तुत करता है, आदर्श सुझाव प्रस्तुत करता है कि किस तरह से हम, अगर कोई आर्थिक समस्या आती है तो उन समस्याओं से निकलने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सही तरीका, सही रास्ता क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो आदर्शात्मक कथन कौन कौन से हो सकते हैं, इसका संबंध क्या होना चाहिए। जैसे कि वास्तविक विज्ञान की बात करते थे जहाँ पे वो ये बताता था जो जो कथन क्या था, क्या है, क्या था से संबंधित होता है, क्या से संबंधित है। यहाँ ये जो कथन होता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए से मतलब जो भी कोई समस्या, एक आर्थिक समस्या आती है तो उस आर्थिक समस्या से निकलने के लिए क्या समाधान होना चाहिए, इस बात की बात की जाती है। यहाँ समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं, एक आदर्शात्मक जो सुझाव दिया जाता है किस तरह से हम इन समस्याओं से निपटेंगे। उसके लिए जो भी अभी हम जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी थ्योरीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर कोई आर्थिक समस्या आती है तो उसमें कैसे निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए। उसी तरह कथनों की सत्यता की जांच की जा सकती है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी कथन दिए गए हैं, जो भी विचार, जो भी आपको सुझाव दिए जाएँ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, हम उन कथनों की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि अगर क्या हम ये कदम उठाएं तो क्या हमको उतना लाभ होगा या नहीं होगा, तो हम आसानी से कथनों की जांच कर सकते हैं। उसके बाद ये कथन भावनाओं और व्यक्तिगत राय से संबंधित होते हैं। भावनाओं और व्यक्तिगत राय से संबंधित मतलब यहाँ पे जो भी विचार दिए जाते हैं, जो भी आपको सुझाव दिए जाते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्री की अपनी भावनाओं और अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। यहाँ पे जो अर्थशास्त्री जो भी विचार दे रहे हैं वो अपनी भावनाओं और अपने व्यक्तिगत विचार देते हैं। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का जो विचार होते हैं उनकी आलोचना भी होती है, कुछ अर्थशास्त्री उनको फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कोई अर्थशास्त्री किसी अपने सुझाव को जो दे रहा है, जो भी उसने सिद्धांत दिया है वो पूरी तरीके से हमारी किसी परिस्थिति में पूरी तरीके से सही भी बैठे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पे उस तरह से उसको सॉल्व नहीं करती हैं या उस समस्या का पूरा समाधान नहीं प्रस्तुत करती हैं। तो वो उनका व्यक्तिगत विचार होता है, उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसको हम अगर आदर्श विज्ञान मानते हैं तो किस तरह से हम आदर्श विज्ञान की जो प्रकृति है वो अर्थशास्त्र में नज़र आती है या नहीं आती है, या हम आदर्श अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माने तो क्यों माने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान, जो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है। तो जो भी यहाँ पे अब जो भी लोग इससे जुड़े हैं, जो समाज से लोग जुड़े हैं, जो उपभोक्ता है या जो भी व्यक्ति, जो हर व्यक्ति एक समाज का एक प्राणी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान होने के कारण अर्थशास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि वो समाज के लोगों का आर्थिक कल्याण की बात करें, या जो समाज के लोग हैं उनके आर्थिक कल्याण को अधिक करने की बात हो। कैसे कैसे हम लोगों के कल्याण की बात करें, कैसे उनके कल्याण को बढ़ाएं जिससे वो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हो सकें, उनको जो भी समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्याएं, वो दूर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब एक उनको जहाँ पे एक आदर्शात्मक विचार और सुझाव दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जहाँ पे लोगों के कल्याण की बात होती है। तो उसी तरह से जब आदर्श विज्ञान की हम बात करते हैं जहाँ पे सुझाव और विचार दिए जाते हैं, तो उसी तरह अर्थशास्त्र में भी लोगों के कल्याण की जब बात होती है तो उनके कल्याण को अधिक करने के लिए जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने विचार और अपने जो व्यूज़ हैं उनको दिए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिक जो आर्थिक कल्याण को बढ़ा सकें।
उसके बाद है सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र में कि जो अर्थशास्त्र क्या है, वो सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ही वहीं से हुई है, कहाँ से? चयन से। कि हम जानते हैं जो हमारे पास साधन है वो सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, तो हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों में कैसे पूरा करें, ये बात भी हमें कौन समझाता है? अर्थशास्त्र समझाता है। तो हम जो देखते हैं कि क्या जो अर्थशास्त्र क्या हमें एक आदर्श विचार देता है, आदर्श सुझाव देता है कि कैसे हम अपने असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों में पूरा करें। फिर बिना आदर्शात्मक स्वरूप के ये बहुत संकुचित हो जाएगा। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अगर हम सिर्फ इसको एक वास्तविक विज्ञान मान लें, तो हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है तो उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, संकुचित, बहुत ही नैरो हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ हम एक चित्रण को, एक परिस्थिति के चित्रण को ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये क्या समस्या है। अगर हम एक उपभोग या बेरोज़गारी की बात करें तो सिर्फ इतना बता देना कि बेरोज़गारी की दर इतनी है या आज बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लेकिन ये न बताना कि इस बेरोज़गारी को दूर कैसे किया जाए। इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए, क्या विचार, क्या सुझाव होने चाहिए। तो वो अगर हमारे पास ना हो तो फिर हम अर्थशास्त्र का प्रयोग कहाँ करेंगे? क्या सिर्फ एक स्थिति को बताने के लिए या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे देश की क्या आर्थिक स्थिति है, लेकिन उस स्थिति से निपटने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमारे पास किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है, तो हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही संकुचित हो जाता है। तो इसलिए हम अर्थशास्त्र को सिर्फ वास्तविक विज्ञान नहीं कह सकते, वो एक आदर्श विज्ञान भी है। औद्योगिक समस्याओं को दूर करना। अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक युग है, जो आज का युग है, ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है। तो यहाँ पे हम जब इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, तो वहाँ पे कई तरह की समस्याएं आती हैं। कच्चे माल से संबंधित समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आती हैं, रोज़गार से संबंधित आती हैं, और जो श्रम शक्ति उससे संबंधित आती हैं, या जो श्रम से जो रिलेटेड जो कानून हैं, लाइसेंस हैं, इन सब चीज़ों की समस्याएं आती रहती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास जब तक हमारे कुछ विचार या हमारे पास कुछ सुझाव नहीं होंगे तो हम इन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि कई पुराने जो हमारे अर्थशास्त्री, विख्यात अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत ऐसे सुझाव और सजेशंस दिए हैं जिससे कि हम इन समस्याओं से, औद्योगिकरण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में जो समस्याएं आ रही हैं, तो उनमें हम कैसे निकलें, कैसे उन समस्याओं का सामना करें। फिर आर्थिक नियोजन का युग। अब हम देखते हैं कि जो टाइम है, जो युग है, वो किसका है? आर्थिक नियोजन का, एक इकोनॉमिक प्लानिंग का टाइम है। हमारे देश में जो हम देखते हैं 5 ईयर प्लानिंग्स हुई, जो इस समय अब नीति आयोग है, तो वो क्या होता है? वहाँ एक प्लानिंग होती है, आर्थिक नियोजन होता है, भविष्य की प्लानिंग कि आगे हमें कहाँ निवेश करना है, किस क्षेत्र में हमें रोज़गार बढ़ाना है, कहाँ पे हमें नए उद्योग लगाने हैं, कैसे हम अपने देश की जीडीपी को बढ़ाएं। तो ये सारी बातें हम आर्थिक नियोजन में करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ पता चलती है? अर्थशास्त्र हमें बताता है। अर्थशास्त्र हमें सिखाता है किस तरह से हम एक अच्छा आर्थिक या इकोनॉमिक प्लानिंग करें, जिससे हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति में सुधार है। तो हमने देखा कि जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान की भी, उसके अंदर हम प्रकृति की को देखते हैं और आदर्श विज्ञान की प्रकृति को देखते हैं। तो इस बात को हमें ऐसा लगता है कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? वो दोनों ही तरह का विज्ञान है, जो वास्तविक विज्ञान की तरह का, जो वास्तविक स्थिति का चित्रण भी करता है, और आदर्श विज्ञान की तरह अपनी कुछ सुझाव भी देता है, जो कि दोनों ही तरह के विज्ञान में होते हैं और साथ साथ अर्थशास्त्र में भी होता है, जिससे कि हमारे जिन चीज़ों से देश की जो आर्थिक स्थिति में हमें इन दोनों तरह के विज्ञान की प्रकृति का अर्थशास्त्र में होना बहुत ज़रूरी है।